नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी स्टोरीज में। आज की हमारी कहानी है 3 दोस्त और एक शिकारी की आत्मा की। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी इस तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हमारे यहाँ भूत प्रेत, जादू टोना, पिशाच ये सब बहुत आम बातें हैं। शायद शहरों में ये सब ना सुना जाए या फिर इस बात पर कोई गौर ना करता हो, लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहाँ भूत प्रेतों का राज चलता है। प्रेतों को मनाया जाता है और बुलाया भी जाता है। कुछ जगह पे तो भूतों का डेरा होता है। आम इंसान का जाना मतलब कभी वापस ना आने के बराबर हो जाता है। कुछ खंडहर और हवेली आज भी इतने वीरान पड़े हुए हैं क्योंकि वह भूतों का डेरा है। प्यासी आत्माओं का वास वहाँ होता है। ऐसी एक हवेली थी चंदनगढ़ में, जिसे खूनी हवेली के नाम से सब जानते थे। गांव में सबको पता था कि वह भूतों का डेरा है, इसलिए वहाँ आसपास भी कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी उसके पास नहीं भटकते थे। जानवर भी दुबक के भाग जाते थे। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते कभी इंसानों को भी मार देता है और जानवरों से शिकार की ऐसी खबर फैला देता कि लोगों को लगता कि शायद ये शिकार भी जानवरों ने किया होगा। लोगों को जब इस बात की पता चला तो सारे गांव वालों ने मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उस हवेली में वापस आई और उसकी खुद की तस्वीर में जाकर छुप गई। जब उस शिकारी के हवेली के किस्से मशहूर होने लगे तो शिकारी के कुछ रिश्तेदार अपना हिस्सा लेने के लिए उस हवेली में आए। लेकिन जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको मौत के घाट उतारा और सबके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते पे फेंक दिया ताकि सब लोग समझ जाएं कि शिकारी अब लौट आया है। इस बात को कई साल बीत गए। अब तो वहाँ ना कोई हवेली थी ना कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने पर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। बस कुछ पत्थर और टूटी हुई दीवारें उस हवेली की मौजूदगी बता रही थी। लेकिन गांव वालों का मानना है कि जिसकी कुंडली में वो योग होता है वो हवेली उसको नजर आती है। ये बात कहाँ तक सही थी ये तो वो ही लोग जानते थे। हवेली अब तक ना तो किसी को दिखी थी, ना वो डरावने शिकारी खूनी भूत किसी को दिखा था। अमावस की रात थी। बारिश भी बहुत जोरों की हो रही थी। शहर से कुछ लोग चंदनगढ़ के रास्ते शहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि सामने कुछ दिख नहीं रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था, बिजली नहीं थी। बिजली जैसे ही आसमान में चमक रही थी वो हवेली और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। एक बिजली जोर से कड़की। उसकी आवाज़ से गाड़ी में ब्रेक लग गया। ड्राइवर बोला, साहब सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुकते हैं फिर सामने चलते हैं। वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा है, मुझे गाड़ी चलाने में तकलीफ़ हो रही है और रास्ता भी नया है। कुछ और परेशानी ना हो इसलिए यहीं रुक जाते हैं। सब राजी हो गए तो ड्राइवर ने गाड़ी उस हवेली की तरफ घुमाई। बहुत ही शानदार थी वो हवेली। गाड़ी में 3 लोग थे। गाड़ी से उतरकर सामने पार्किंग में खड़े हो गए थे कि हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा खुल गया। अंदर धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसको आते ही सागर ने पूछा, भैया क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बारिश बहुत है और हम यहाँ नए हैं। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर दी। वो तीनों लोग अपनी ज़रूरी सामान साथ में लेकर बाकी का गाड़ी में छोड़कर उसके साथ हवेली के अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी, जैसे बाहर से वैसे अंदर से। दरवाजे के अंदर जाते ही सामने की सीढ़ियों के पास एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। बड़ी सी मूछें और हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने ज़माने की बंदूक, जैसे कोई महाराजा। रहा नहीं गया तो सागर ने पूछ ही लिया, ये जो तस्वीर है कोई महाराजा है क्या? क्या ठाट से खड़े हैं? और बाबा क्या तुम यहीं हवेली में रहते हो, वो भी अकेले? वो बूढ़े ने
सागर की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ, ये इस हवेली का मालिक था। कई सालों पहले इसकी मौत हो चुकी है। मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी नहीं जा पाया। सागर ने फिर से एक सवाल किया, वैसे मुझे ये बताओ, जब हम सब बाहर जब दरवाजे पर खड़े थे, हमने देखा कि तुम सीढ़ियाँ उतर कर आ रहे थे, तो फिर दरवाज़ा किसने खोला? वो बूढ़ा जैसे चौंक गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, चलो मैं तुम सबको कमरा दिखा देता हूँ। वो लोग सीढ़ी से जैसे सामने गए, ऐसे लगा कोई उन्हें देख रहा है, बहुत ही गुस्से से। एकदम से सबकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। लगा कि उसकी आंखें हिली थी थोड़ी देर के लिए। शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं। वो थोड़े डर गए। वो सबको सीढ़ियों के बगल में एक कमरे में लेकर गया। वो लोग बहुत थक चुके थे। ड्राइवर गाड़ी में ही सोता बोल रहा था, तो उसकी किसी ने नहीं बुलाया। उनको आदत होती है, लेकिन हम तो गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे। रमेश, सागर, शिरीष तीनों अपना सामान अंदर कमरे में रख दिया। वो इतने थक चुके थे कि लेटते ही आँख लग गई। जगह नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर काफ़ी गर्म था। शायद आधी रात का समय हुआ होगा। शिरीष एकदम से चिल्लाने लगा। बाकी दोस्त जाग गए। शिरीष को कोई सपना आया था। शिरीष बता रहा था कि उसने सपने में उस पोते वाले आदमी को देखा और हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों को ये मजाक लगा, इसलिए उन्होंने शिरीष को समझाते शांत किया। लेकिन फिर भी बाद में बिल्कुल वही सपना रमेश को आया और सागर को भी। उसके बाद सब डर गए। इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना सबको नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने बाहर निकलने के लिए आवाज़ लगाई तो उस बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा बाहर से बंद किया था। लग रहा था कि सबको जानबूझकर फंसाया गया है। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। डर के मारे सबको बड़ी जोरों की प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाया था जो एक घूंट में खाली हो गया। खिड़की से बाहर आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनको सामने दिख रहा था, लेकिन उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही थी। फिर शिरीष ने अपना मोबाइल उठाकर फ़ोन करना चाहा, वो नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन वो किसी बुरी जाल में फंस चुके थे। ये बात उनको अच्छे से समझ में आ गई थी। पूरा एक दिन और एक रात बीत जाने के बाद उनके रूम का दरवाज़ा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैला था। जो बूढ़ा उनको मिला था उसकी भी कोई अता पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाज़ा न था, ना ही कोई खिड़की उनको दिखाई दे रही। सब लोग ऊपर चले गए। वहाँ से कूदने का सोचा, लेकिन इतनी ऊंचा से कूदने की किसी की हिम्मत नहीं हो पाई। ये सब क्या हुआ, यह सोचकर आपस में झगड़ने लगे। बाद में सभी नीचे आ गए। सबको बहुत प्यास लग रही। नल था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, ना खाने का कुछ था ना पीने का। अब सब थक के एक जगह बैठ जाते हैं। क्या करें यही सोच के कुछ पागलों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। शाम होने लगती है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू हो जाता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। उनका रात का फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना ढूंढ के खाने की कोशिश करने लगते हैं। रात बीत जाती है, सवेरा होता है। सवेरे सबको बहुत प्यास और भूख लगी होती है। सुबह फिर से सब लोग पानी को खोजते हैं, लेकिन अचानक सागर का पैर सीढ़ियों से फिसलता है और उसका हाथ दीवार से टकराकर टूट जाता है और उसके हाथ से खून बहना चालू हो जाता है। खून देखते ही शिरीष और रमेश जैसे पागलों की तरह खून को चाटने लगते हैं। तभी सागर, अरे पागल हो गए हो क्या? तुम क्या कर रहे हो? जानवर हो गए हो क्या? सागर की बात का कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन खून चाटते ही उनकी प्यास कुछ थम जाती है। लेकिन अब भूख की वजह से जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। शिरीष और रमेश में ना जाने शैतान समा गया था। वो दोनों सागर पर टूट पड़े और उसको काटने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने दोनों को सागर का शिकार करने का जैसे आदेश दे दिया था। वो उसको काट रहे थे और खून को पी रहे थे। सागर की जान बची ही कितनी थी। कितने दिन भूखा और प्यासा रहने से वो वैसे भी अधमरा हो चुका था। एक सागर उन दोनों से बच नहीं पाया। सागर की मौत हो गई।
शिरीष और रमेश अब उसके पास बैठ उसके मांस को खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वो मंजर बहुत ही डरावना दिख रहा था। खून पीना और मांस खा के वो दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह सारी हवेली में सड़े मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर से दोनों ने सागर की लाश में से खाना शुरू किया, जैसे उनके अंदर का इंसान मर चुका हो। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे थे। अब वो शिरीष और रमेश बगल के कमरे में जाकर सो गए, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब उन दोनों ने एक दूसरे का शिकार करने की सोची। रमेश ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर पीछे से शिरीष के ऊपर वार करने के लिए एक कुल्हाड़ी उठा ली। जैसे ही रमेश ने शिरीष के ऊपर वार किया, शिरीष का सर किसी नारियल की तरह फट चुका था और जमीन पे खून ही खून था। रमेश जानवरों की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी शिरीष की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपने चरम पर थी। शैतान उनके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने रमेश को कोई सोचने का मौका नहीं दिया। वो अपनी भूख मिटा के अब आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और दरवाज़ा खुल गया हवेली का। एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे दरवाज़ा सालों से बंद पड़ा हो। रमेश अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। बाहर निकल कर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने उनकी गाड़ी देखी। वह जैसे तैसे वहां तक चलकर गया और दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। ड्राइवर हड़बड़ा कर उठा और रमेश को गाड़ी के अंदर ले गया। ड्राइवर ने रमेश से पूछा, साहब बाकी लोग कहाँ हैं? रमेश रोने लगा और बोलने लगा, वो दोनों उस हवेली में। और जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा तो पूरी तरह से चौंक गया। वहाँ कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें थी और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समझ के परे था। खुद पागलों जैसा महसूस करने लगा था रमेश। तभी वो ड्राइवर पर चिल्लाया, हम लोग इतने दिनों से उस हवेली में फंसे हुए थे, तो तुमने हमें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? ड्राइवर ने हैरानी से रमेश की तरफ देखा और बोला, साहब हम कल रात ही तो यहाँ पर आए हैं। हम बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में सुबह हो गई, अब बारिश भी रुक चुकी है। यह सुनकर मानो शंकर का खून सूख गया। उसके साथ पिछले 4 दिन से जो हो रहा था वह क्या था? कोई सपना या कोई छलावा? हवेली गायब और उसके दोस्तों का क्या हुआ? वो तो बस शंकर ही जानता था। वो बर्फ की तरह एक जगह जम गया, हिल भी नहीं पा रहा था। ड्राइवर ने थोड़ा डर कर शंकर को हिलाया। साहब, शंकर गाड़ी की सीट पे ही गिर गया। वो सदमा सहन नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था? उनके साथ क्या हुआ था? दोस्त कहाँ गए?